हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीता ज्ञान हब 9। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर अभी भी आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का सेशन पार्ट 1 का एक्सटेंशन है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि अर्थ की सरफेस हमेशा चेंज होती रहती है। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, उस अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा, जैसे लिथोस्फीयर, और एक नई चीज़ के बारे में जाना, दैट इज़ एंथेस्नोस्फीयर। और हमने टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और उनकी बाउंड्रीज को समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं, इंडिया में कौन से रीजन्स इसके प्रोन हैं, वर्ल्ड में कौन से रीजन्स इस अर्थक्वेक और वॉल्केनो प्रोन एरियाज हैं। और हमने भारत के एक एंशिएंट स्कॉलर जैसे वाराहमिहिर के बारे में, उनकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा और समझा। फिर हमने वेदरिंग और इरोजन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा, उनके टाइप्स देखे और समझे, और ये समझा कि इन प्रोसेसेस की वजह से कैसे माउंटेन्स, वैलीज और प्लेन्स को ग्रेजुअली शेप किया जाता है। साथ ही हमने समझा कि इंडिया के ट्रेडिशनल कंजर्वेशन टेक्निक्स को, जैसे बंडिंग, टेरेसिंग, चेक डैम्स, और हमने जाबू सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करा। अब शुरू होता है पार्ट 2, जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे कि नेचर के अलग अलग एजेंट्स जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर किस तरह अर्थ की सरफेस को कंटिन्यूसली शेप कर रहे हैं। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, रिवर्स के द्वारा बनाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स, वाटरफॉल्स, मिएंडर्स, डेल्टास, कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स और उनके लैंडफॉर्म्स, विंड के द्वारा बनाए जाने वाले ड्यून्स और डेजर्ट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड वाटर से बनने वाले केव्स, स्टालकमाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर के एंड में लैंडस्लाइड्स, एवेंचर्स, GLFOs और डस्ट स्टॉर्म जैसे इम्पॉर्टेंट डिजास्टर्स, उनके कॉजेज, कौन से एरियाज उन डिजास्टर के प्रोन हैं, उनकी मिटिगेशन टेक्निक, सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये हमारे न्यू NCERT सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो बिना किसी देरी के अपने नोटबुक्स को रेडी कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे अबाउट द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। ग्रेडिएशन का मतलब है अर्थ के सरफेस को ग्रेजुअली लेवल करना। जो एरियाज बहुत ऊंचे हैं उन्हें नीचा करना, और जो एरियाज नीचे हैं उन्हें सेडिमेंट्स से भरना, और फिर ताकि वो ऊपर हो जाए। ये काम कौन करता है? ऑफ कोर्स नेचुरल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब मिलकर अर्थ की सरफेस को कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते रहते हैं। इसी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं और पुराने लैंडफॉर्म्स चेंज होते
जाते हैं। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं द मेन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर रिवर, विंड, ocean and waves and ocean currents, underground water, wind, waves, ocean currents, तो जो हमारे changes लाते हैं on the earth surface। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्कल्प्टर कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे इंजीनियर है, कोई कहेंगे कि कोई आर्किटेक्ट है, कोई कहेगा नहीं नहीं कोई मशीन है। नहीं, ये सारे गलत आंसर्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्प्टर रनिंग वाटर है। स्टूडेंट्स, रनिंग वाटर को अर्थ का मोस्ट एक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन माना गया है। अब क्वेश्चन है कि रिवर सिर्फ पानी लेकर ही चलता है क्या? बिल्कुल नहीं। रिवर अपने साथ रॉक्स, सैंड, पेबल्स और सॉइल सब कुछ लेकर चलता है, और इस वजह से रिवर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है ऑफ इरोजन। 3 इम्पॉर्टेंट काम करता है, एक है इरोजन, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड है डिपोजिशन। ये 3 वर्ड्स पूरे चैप्टर का बेस है। सबसे पहले रिवर रॉक्स को काटती है, फिर उन ब्रोकन जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ लेकर चलती है, और फाइनली उन्हें किसी दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। तो इसी प्रोसेस से नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। मेमोरी ट्रिक एक मैं आपको बताती हूँ, ETD। E is for erosion, T is for transportation and D is for deposition। ये शॉर्टकट बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा टू रिमेम्बर कि रिवर क्या करती है। तो रिवर 3 कोर्सेज में हम रिवर की जर्नी को डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला कोर्स जो जर्नी होती है उसको हम बोलते हैं अपर कोर्स ऑफ द रिवर। अब रिवर की जर्नी यहाँ आप समझिए कि यहाँ पर बिगिन होती है, दैट इज द बिगनिंग पॉइंट इन द माउंटेन्स। इस स्टेज को कहते हैं द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। यहाँ स्लोप बहुत ही स्टीप होती है, वाटर बहुत फास्ट स्पीड से फ्लो करता है, और इस वजह से इरोजन सबसे ज़्यादा यही होता है। इस स्टेज में बनते हैं वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स और रैपिड्स। फिर आता है हमारा मिडिल कोर्स। अब ये रिवर, यहाँ पर रिवर्स जो है प्लेन्स की तरफ आ चुकी होती हैं, स्लोप्स कम हो चुके होते हैं, स्पीड भी कम हो जाती है। अब रिवर सिर्फ इरोजन नहीं करती, डिपोजिशन भी स्टार्ट कर देती है। इसी स्टेज में रिवर कर्व्स बनाना स्टार्ट करता है। इन कर्व्स को हम मीएंडर्स कहते हैं, और फ्लड प्लेन्स भी इसी स्टेज में डेवलप होते हैं। फिर आपका आता है थर्ड स्टेज, दैट इज द लोअर कोर्स। अब रिवर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ स्लोप ऑलमोस्ट फ्लैट होता जा रहा है, स्पीड सबसे कम है। अब रिवर के पास बहुत सारे सेडिमेंट है जो वो यहाँ पर डिपॉजिट कर जाता है, और रिवर की जो एनर्जी है वो भी कम हो जाती है, इसलिए वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इस स्टेज में वो बनाता है डेल्टाज, नेचुरल लीवीज एंड अलूवियल फैंस। ये रीजन दुनिया का सबसे फर्टाइल एरिया होता है। इसी वजह से मैक्सिमम सिविलाइजेशंस रिवर के आसपास डेवलप होती है। अब चलते हैं चैप्टर के सबसे ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म की तरफ,
वो है वाटरफॉल। स्टूडेंट्स, कभी आपने वाटरफॉल देखा है या वीडियोस में उसको देखा होगा जरूर। सोचिए वाटरफॉल बनता कैसे है। इमेजिन कीजिए कि रिवर एक ऐसी जगह से फ्लो कर रही है जहाँ पर अपर जो रॉक्स हैं वो हार्ड हैं और उसके नीचे सॉफ्ट रॉक्स हैं। रॉक्स कंटिन्यूसली जो नीचे वाली सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करता है। रिवर जो जब बह रही है वो कंटिन्यूसली नीचे वाली सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करती है, लेकिन हार्ड रॉक्स ईजली जो है वो टूटते नहीं हैं। धीरे धीरे एक वर्टिकल ड्रॉप बन जाता है और वही वाटरफॉल बनती है। वाटरफॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टूरिज़्म को प्रमोट करती है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। इससे इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर जब तक हाइट से गिरता है उसकी एनर्जी से टरबाइन को जो है रोटेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तीसरा है फोटोग्राफी। एडवेंचर टूरिज़्म, ट्रैकिंग भी होती है जहाँ पर वाटरफॉल होते हैं। कुछ वाटरफॉल्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी होती है किन वाटरफॉल्स की। तो दैट मीन्स जो वाटरफॉल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब वाटरफॉल की आप पिक्चर एक देख रहे हैं जो स्लाइड में है, उसका एक डायग्राम दिया हुआ है। तो ऊपर से जो है रिवर आ रही है, फिर वो आप देख रहे हैं उसके नीचे हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक्स इरोड होके कैसे उसको नीचे दबाते जा रहे हैं। और कंटिन्यूस जब वाटर ये हाइट से गिरता जाता है तो साइड से जो रॉक्स हैं वो इरोड हो रहे हैं और एक गैप बन रहा है। और फिर जहाँ पर वाटर गिर रहा है फ्रॉम द हाइट, वो पॉइंट को कहते हैं हम प्लंज पूल। और फाइनली ये जो वाटर प्लंज पूल में आता है, इट फ्लोज ऑफ इनटू द रिवर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में हम मीएंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो रिवर्स सीधी कभी एक लाइन में फ्लो नहीं करती हैं। प्लेन्स में अगर रिवर जिगजैग या कर्व्ड पाथ फॉलो करती है तो इस कर्व्ड पाथ को हम कहते हैं मीएंडर्स। लेकिन क्वेश्चन है कि ये कर्व्स बनते क्यों हैं। रिवर जब बेंड लेती है तो आउटर साइड पर स्पीड ज़्यादा क्यों होती है। इसलिए इरोजन होता है वहाँ पर ज़्यादा, और इनर साइड पे जो होती है उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए डिपोजिशन होता है। हजारों सालों में ये जो बेंड्स हैं वो और जो है गहरे होते चले जा रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं और मीएंडर्स बनते जा रहे हैं। अब मीएंडर्स जब रिवर में बनते हैं तो वो ऑक्सबो लेक भी क्रिएट करते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में बहुत बार आता है। तो डिफ़िकल्ट एकदम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा। कभी कभी मीएंडर्स इतना ज़्यादा बेंड हो जाते हैं कि रिवर्स एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अब पुराना बेंड रिवर्स से कट हो जाता है और एक लेक बन जाती है। इस लेक को कहते हैं ऑक्सबो लेक। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद जरूर करिएगा। मीएंडर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो लैंड को
फर्टाइल बनाते हैं, वो फार्मिंग में हेल्प कर, जब लैंड फर्टाइल हो जाता है तो फार्मिंग बहुत अच्छी हो पाती है। विलेजेस और टाउन्स जो है मेंढर्स के आसपास डेवलप होते हैं। रिवर ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है और सीनिक ब्यूटी बढ़ाता है, ये टूरिज्म डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे पीपीटी के जो स्लाइड के इस स्लाइड में एंड में लिखा हुआ है कि ग्रैंड एनिकट का भी मेंशन दिया हुआ है। इसका दूसरा नाम है कलाल नाई। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग डैम है। इसका कंस्ट्रक्शन छोला रूलर्स ने करवाया था। अब आज भी ये इरिगेशन के लिए उसे किया जाता है। ये हमें बताता है कि भारत में वाटर मैनेजमेंट का ट्रेडिशन कितना पुराना है। तो अगर आप स्लाइड में देखें तो एक पिक्चर भी दी हुई है। तो ये जो पिक्चर दी हुई है आप देखें, यहाँ पर रिवर सबसे पहले नंबर 1 ऑक्सबो लेक दिखा है। तो आप देखिए शुरू में जब रिवर आ रहा है, अब रिवर धीरे 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 बेंड करता चला जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होता है डिपोजिशन हो जाता है बिटवीन द रिवर, और एक जो अलग से रिवर जो मेंढर के फॉर्म में आगे गई होती है वो कट ऑफ हो जाती है, वो अलग हो जाती है, और वो बनाती है आपका नंबर 1 फीचर जो लिखा हुआ है ऑक्सबो लेक। नंबर 2 देखिए आप, स्टीप बैंक्स हैं। बैंक्स कितनी स्टीप हैं, कितनी तेजी से इधर से उधर कर्व्स, ऐसे पूरा कर्व दिया हुआ है, पूरा कर्व ऐसे ऐसे जा रहा है। सो ये जो कर्व्स हैं वो स्टीप बैंक्स हैं, रिवर फ्लो कर रहा है। और जो है फिर आप देखें कि जो आपका नंबर 4 है वो बार्स बना रहा है, वो स्ट्रेटेंड बीच में लैंड जब बेंड्स नहीं होते तो जो लैंड बीच में बिटवीन द 2 मेंडर्स होता है वो बार कहलाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, एग्ज़ाम में आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से ये याद हो जाएगा। अब रिवर अपनी पूरी जर्नी के जब फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर वो फॉर्म करती है डेल्टा। स्टूडेंट्स, डेल्टा रिवर का माउथ पर बनता है, यानी जहाँ रिवर सी या ओशन में फाइनली जाकर मिलती है वहाँ पर डेल्टा बनता है। रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है और सी के पास पहुँचते ही उसकी स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है। अब सेडिमेंट्स कैरी नहीं हो पाते उससे, और वो फाइनली जितने भी उसके अंदर डिपॉजिट्स हैं उन सबको डिपॉजिट कर देती है। हज़ारों सालों में ये डिपॉजिट एक ट्रायंगुलर या फैन शेप लैंडफॉर्म बना देते हैं और इसी को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टास इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है, राइस, जूट, शुगर केन और कई क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर डेवलप होती है, पोर्ट्स बनते हैं, ट्रेड होती है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी बड़ी सेटलमेंट्स यहाँ पर बनती हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, फ्लडिंग हो जाती है इस एरिया में, तो डेल्टास जो हैं वो फ्लड प्रोन होते हैं। और इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है जो कि वर्ल्ड का सबसे फेमस डेल्टा है। ये इंडिया में है, ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में स्प्रेड होता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इसकी फॉर्मेशन हुई है जहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर का कॉन्फ्यूजन होता है। मींस जहाँ पर ये तीनों गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स
मिलती हैं। यहाँ का सबसे फेमस एनिमल जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर्स एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। सुंदरबन सिर्फ ज्योग्राफी का एक टॉपिक नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया को स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स से प्रोटेक्ट भी करते हैं, इसलिए सुंदरबंस का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं वेव्स और करंट्स की। जब हम बीच पर जाते हैं तो हम लहरों का आना और जाना देखते रहते हैं। ये एक बहुत ही प्लेजेंट सीन लगता है हमें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी जो वेव्स हैं वो हजारों सालों में पूरे कोस्टलाइन का शेप बदल देती हैं। सी वेव्स जो हैं कंटिन्यूसली कोस्ट से टकराती रहती हैं। कभी कभी रॉक्स को से टकराती हैं, कभी सैंड को अपने ले जाती हैं और दूसरी जगह डिपॉजिट कर जाती हैं। कभी कभी नई बीचेस बना देती हैं। यानी वेव्स भी 3 काम करती हैं जो रिवर करता है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इसकी वजह से कोस्टल एरियाज का जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब सबसे कॉमन कोस्टल लैंडफॉर्म जो होता है वो है बीचेस। बीच क्या होता है? बीच वो एरिया होता है जहां सी वेव्स, पेबल्स और स्मॉल रॉक्स को डिपॉजिट करती हैं ये सी वेव्स। इसलिए बीचेस का जो डिपोजिशन है वो जो डिपोजिशन है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बीच जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है। और अगर इरोजन ज़्यादा हो जाए तो बीच जो है धीरे धीरे छोटी हो जाती है। बीचेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नॉट ओनली कि उनकी सीनिक ब्यूटी है, वो एक पिकनिक स्पॉट है, बट कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है बीचेस की। वो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लोकल बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिशिंग एक्टिविटीज़ भी बीच के आसपास ही होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीच नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। ये स्ट्रॉन्ग सी वेव्स और कोस्टल फ्लड्स का इम्पैक्ट कम करता है। यानी बीचेस नेचर की प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं कोस्टल इरोजन की। क्वेश्चन है, अगर वेव्स कंटिन्यूसली रॉक्स के साथ टकराती रहती तो क्या होगा? धीरे धीरे जो रॉक्स हैं वो टूटने लगेंगे और कोस्टलाइन पे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कोस्टल इरोजन। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, लेकिन लाखों सालों में ये अमेजिंग लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है। लैंडफॉर्म्स जो कोस्टल इरोजन क्रिएट करती है तो सबसे पहले सी क्लिफ क्रिएट करती है। सी क्लिफ क्या होता है? जब वेव्स कंटिन्यूसली कोस्ट के नीचे वाले रॉक्स को काटती रहती हैं तो ऊपर का रॉक सपोर्ट लूज कर देता है और एक स्टीप वर्टिकल वॉल बन जाती है। इस वॉल को कहते हैं सी क्लिफ। वेव्स जो है एक कट प्लेटफॉर्म बनाती हैं। जब क्लिफ धीरे धीरे पीछे से हटती है तो उसके नीचे एक फ्लैट रॉकी सरफेस बच जाती है। इसे कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म और शोर प्लेटफॉर्म। थर्ड फीचर जो फ्लेम करते हैं कोस्टल इरोजन, दैट इज सी केव्स। अब इमेजिन करिए रॉक्स में कोई वीक पोर्शन होता है जो सी वीक्स
सी वेव्स जो हैं उस वीक एरिया को कंटिन्यूसली इरोड करती रहती हैं और एक केव बन जाता है धीरे धीरे। इसे कहते हैं सी केव। फिर सी आर्चेस बनती हैं। अगर इरोजन और कंटिन्यूस होता रहता है तो केव दूसरी साइड तक पहुंच जाता है, जो एक नेचुरल ब्रिज सा बना देता है, और इन्हें कहते हैं सी आर्च। सी स्टैक जो होता है स्टूडेंट्स, अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टेज होती है कोस्टल इरोजन की। टाइम के साथ साथ ये जो आर्च होता है रूफ, उसमें रूफ भी कोलैप्स हो जाती है, सिर्फ एक पिलर बच जाता है और इस पिलर को कहते हैं सी स्टैक। अब ये इतने सारे जो स्टेजेस हैं जो कोस्टल इरोजन में एक के बाद एक चीज़ को फॉर्म करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी सीक्वेंस कैसे याद करें? तो सबसे पहले क्लिफ फॉलोड बाय केव, उसके बाद बनता है आर्च और फिर बनता है स्टैक। बस ये सीक्वेंस याद कर लेंगे तो आप आराम से अपना 5 नंबर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं सी क्लिफ और श्योर प्लेटफॉर्म की, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है, जिसमें ये आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसका नाम लिखना होगा। तो नंबर 1 इज शोइंग द हेडलैंड, फिर नंबर 2 इज शोइंग द सी क्लिफ। धीरे धीरे ये क्लिफ और जो है शार्प होती चली जाती है। देन नंबर 3 द सी केव। अब ये जो सी केव है धीरे धीरे ये गहरा होता चला जाता है। और फोर्थ जो है वो हाई टाइड लेवल दिखा रहा है। आपका नंबर 5 जो है वो शोर प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, और नंबर 6 जो है दैट इज शोइंग द लो टाइड लेवल। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम में ये आएगा और आपको रिकॉग्नाइज इसके 1 2 3 4 5 6 क्या है लिखने होंगे। तो आप थोड़ा सा इस फिगर को प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हिमालयस की तरफ। स्टूडेंट्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स एक ह्यूज मास ऑफ आइस होता है जो बहुत धीरे धीरे मूव करता है। मूवमेंट तो उसकी स्लो होती है, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स भी घसीट कर साथ में अपने साथ ले जाता है और माउंटेन्स को कार्व करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लेशियल इरोजन। अब जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाते हैं? तो सबसे पहले वो यू शेप्ड वैलीज बनाते हैं। अब रिवर्स जो हैं वो वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, पर ग्लेशियर्स जो हैं यू शेप्ड वैलीज बनाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एग्जाम में ट्विस्ट करके टीचर्स जनरली पूछती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि वी शेप्ड वैलीज जो हैं रिवर बनाती हैं और यू शेप्ड वैलीज जो हैं वो ग्लेशियर्स बनाते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी ये आ सकता है। सेकेंड लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर्स बनाती है दैट इज सर्क्यू। माउंटेन्स के टॉप पर एक बाउल शेप डिप्रेशन बनाती हैं, इसे कहते हैं सर्क्यू। थर्ड फीचर है एरिटी, ARETE, एरिटी। ये जो होते हैं दो सर्क्यूज के बीच में ये शार्प रिजेस बनते हैं, इन शार्प रिजेस को कहते हैं आर्टरी, ARETE। तो थोड़ा सा स्पेल करके उसको याद करिएगा, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, नया वर्ड है, तो उसको ऐसे याद करिएगा। फिर आते हैं फोर्थ फीचर जो लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर्स बनाती है दैट इज हैंगिंग वैलीज। जहां छोटा ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर से मिलता है
वहाँ पर हैंगिंग वैलीज बनती हैं। फिफ्थ लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर्स बनाती हैं वो है फ्रॉड, FJORD, फ्रॉड। तो ये अगर ग्लेशियर्स वैली में से सी वाटर भर जाए सपोजिंग, तो डीप नैरो इनलेट्स बच जाते हैं, उसे कहते हैं हम फ्रॉड, FJORD। ये नॉर्वे में बहुत फेमस है, टूरिस्ट वहाँ पर बहुत जाते हैं नॉर्वे में इन्हें देखने के लिए। इसके अलावा जो अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स की, तो आपको पता है ग्लेशियर्स जो होते हैं वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। इंडिया के जो मेजर ग्लेशियर्स हैं वो है गंगा ग्लेशियर, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये सारे जो रिवर्स हैं ये ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट होते हैं। ग्लेशियर्स टूरिज्म के लिए फेमस हैं, माउंटेनियरिंग के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर से वाटर आता है जिससे एग्रीकल्चर होता है। तो सब ग्लेशियर्स पर इनडायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू वी डिपेंड, आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स जो हैं वो सिर्फ जो है इरोजन नहीं करते, वो डिपोजिशन भी करते हैं। तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो अपने साथ वो बहुत ह्यूज बड़े बड़े पत्थर और सॉइल को छोड़ जाते हैं। इन डिपॉजिट्स को कहते हैं हम मोरेन्स। अब मोरेन्स जो हैं 3 तरह की होती हैं। एक होती है लैटरल मोरेन, आप देख रहे हैं कि स्लाइड में 1 2 3 करके दिया हुआ है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो लैटरल मोरेन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड अलोंग साइड्स ऑफ द ग्लेशियर्स, मतलब ग्लेशियर्स के जिस तरफ से जहाँ से ग्लेशियर बह रहा है वहीं पर बनती है। एंड सेकेंड टाइप है टर्मिनल मोरेन्स। ये जो होती हैं दे आर फाउंड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर्स, मेकिंग देयर फर्देस्ट एडवांस्ड। और थर्ड टाइप ऑफ मोरेन्स होते हैं मीडियल मोरेन्स। ये फॉर्म होते हैं व्हेन 2 ग्लेशियर्स मीट एंड देयर लैटरल मोरेन्स जॉइन इन द मिडल। सो मोरेन्स जो हैं ये 3 टाइप्स हैं, थोड़ा सा ट्विस्टी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम पहली बार इन्हें पढ़ रहे हैं, बट ये 3 लाइंस थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप याद कर लेंगे अबाउट द 3 टाइप ऑफ मोरेन्स। अब जो मोरेन्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दे ऑफन क्रिएट fertile soil for agriculture and they form natural dams and lakes which are used for supplying water. It's used for irrigation, that water is used for irrigation also, and it can be used for creating hydroelectricity. तो थोड़ा सा ध्यान दें, मोरेन्स थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर थोड़ी सी कोशिश करने पे हम इसको आराम से याद कर सकेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इरोजन एजेंट की तरफ, विंड। अब विंड इरोजन जो होता है तब होता है जब विंड पिकअप करती है लूज पार्टिकल्स को ऑफ सैंड एंड सॉइल और उनको उड़ाती हुई वो दूसरी जगह जाकर उसको डिपॉजिट कर देती है, एंड इस तरह से ग्रेजुअली नए लैंडस्केप्स जो हैं फॉर्म होते हैं। अब विंड की वजह से सेवरल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे यार्ड डैम्स। तो आप देखिए जो फिगर दिया हुआ है उसमें नंबर 1 दिया हुआ है। नंबर 1 जो फ्लैटेंड पोर्शन 1 का दिखा रहे हैं, दैट इज यार्ड डंग्स विच आर स्ट्रीमलाइन रॉक रिजेस कार्व्ड बाय द विंड। फिर सेकंड जो फीचर या लैंडफॉर्म विंड्स फॉर्म करती हैं उनको कहते हैं
वैनिटी फैक्ट्स। अब वैनिटी फैक्ट्स क्या होते हैं? विच आर रॉक्स पॉलिश्ड एंड शेप्ड बाय द सैंड ब्लास्टिंग। थियोरेटिकल है, याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, याद हो जाएंगे, 5 टर्म्स उठाएंगे तो हम याद कर पाएंगे। फिर आता है डिफ्लेशन, हॉलो और ब्लो आउट्स। अब ये थर्ड फीचर है, आप देख रहे हैं फिर आपके फिगर में हार्ड रॉक्स दिखाए गए हैं। सो शैलो डिप्रेशंस, जो डिफ्लेशन हॉलोज हैं, दे आर शैलो depressions formed where loose material is removed. And जो fourth feature है, that is the desert pavements. They are flat surfaces left behind after final particles are blown down. मतलब वो final particles जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो फाइनल पार्टिकल्स रह जाते हैं, दैट फॉर्म्स द डेजर्ट पेवमेंट्स। सो अब जो विंड्स हैं ये ह्यूमंस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विंड्स पे डिपेंडेंट होती है ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन। एंड जो वैनिटी फैक्ट्स हैं और जो यार्डंग्स हैं, they attract tourists and geologists who are interested to study the unique landscapes of the desert. अब विंड्स जब डेजर्ट में ब्लो करती हैं तो वो ड्यून्स बनाती हैं। ड्यून्स क्या होते हैं? दे आर हिल्स और रिजेस ऑफ सैंड जो डेजर्ट एरिया में बनाती हैं विंड्स। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यून्स। एक होता है बर्चन्स, विच आर क्रिसेंट शेप्ड एंड फॉर्म्ड इन एरियाज विद लिमिटेड सैंड एंड अ सिंगल विंड डायरेक्शन। मतलब विंड डायरेक्शन एक ही तरफ में होता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स जो होते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, दे आर लॉन्ग रिजेस फॉर्म्ड पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड। थर्ड तरह का ड्यून्स होते हैं स्टार ड्यून्स, विच हैव मल्टीपल आर्म्स एंड फॉर्म्ड वेयर विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब हर डायरेक्शन से विंड आके बीच में एक ड्यून बना रही है, दैट इज अ स्टार ड्यून। फोर्थ इज पैराबोलिक ड्यून्स। ये पैराबोलिक ड्यून्स जो होते हैं, दे आर यू शेप्ड ड्यून्स विच ऑफन स्टेबलाइज बाय वेजिटेशन। अब ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये एक्ट करते हैं एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन एंड विंड इरोजन। और सैंड ड्यून्स को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। They act as adventure sports. Coastal regions में they are protecting sediments from strong sea winds and waves. और in addition जो sand होती है from the dunes is sometimes used for construction purposes also. अब ये जो जितने types of dunes हमने पढ़े हैं, next slide में मैं आपको इनका डायग्राम भी दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बर्चन ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स और स्टार ड्यून्स को। जो बर्चन ड्यून्स हैं वो क्रिसेंट शेप्ड होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड इन एरियाज विद लिमिटेड सैंड एंड द विंड इज ब्लोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। और सेकेंड वाले जो ड्यून्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स, तो वो ड्यून्स आप देखिए दे आर, ये छोटी छोटी ड्यून्स बन रही हैं वहाँ पर ड्यू टू द विंड। और थर्ड टाइप है आपका, थर्ड जो पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, दैट इज ऑफ स्टार ड्यून्स। जो स्टार ड्यून्स होते हैं दे हैव मल्टीपल आर्म्स। मतलब जो ड्यून्स होती हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं, सारी तरफ उनकी आर्म्स हैं। एंड फ्रॉम विच द विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि विंड डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है इसलिए ड्यून्स जो हैं हर एंगल से बन रही हैं और इनको कहते हैं
स्टार ड्यून्स। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर कैसे होता है, क्योंकि रेन वाटर जो होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है, और अगर अंडरग्राउंड वाटर लाइमस्टोन जहाँ पर रॉक्स हैं वहाँ पर जाता है तो वो उनको डिसॉल्व कर लेता है। तो हज़ारों सालों बाद अमेजिंग लैंडफॉर्म्स इससे बनते हैं, जैसे क्रैश टोपोग्राफी जो होती है दैट इज फॉर्म थ्रू केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन। अंडरग्राउंड वाटर से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे केव्स आपको पता है, जो केव्स होते हैं वो हॉलो स्पेसेस होते हैं फॉर्म ड्यू टू द एसिड वाटर विच डिजॉल्व्स द रॉक्स। मतलब रॉक्स एसिड वाटर से डिजॉल्व होने की वजह से अंदर से हॉलो हो जाते हैं और केव्स बन जाते हैं। फिर आता है स्टैलक्टाइट्स। अब स्टैलक्टाइट्स क्या होते हैं? दे आर आइस शेप्ड फॉर्मेशंस हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव्स। मतलब ऊपर से सीलिंग से नीचे लटकते रहते हैं, जैसे बर्फ का ऐसा टुकड़ा ऐसे लंबा सा कुछ लटक रहा है। इसी तरह से एक और फॉर्मेशन होती है जो ग्राउंड से ऊपर जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैलकमाइट्स। अब ये दीज आर फॉर्मेशंस राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। अब क्या होता है, हम याद करते हैं इन दोनों टर्म्स को और हम उल्टा लिखाते हैं एग्जाम में। बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम याद रखेंगे कि जो स्टैलगमाइट्स हैं, जी आ रहा है, दे आर गोइंग, स्टैलगमाइट्स आर द फॉर्मेशंस विच आर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड और द फ्लोर और ऑफ द केव्स एंड दे मूव अपवर्ड्स। और उसका उल्टा जो हो गया, स्टैलगमाइट्स, दे आर icy shaped formations which are hanging from the top or the ceiling of the cave to the bottom. अब केव्स में बहुत सारे लोग स्टैलगमाइट्स देखने जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो है स्किन होल्स बनते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी केव का रूप जो होता है पूरा कोलैप्स कर देता है, मतलब जो केव की छत है वो पूरी उड़ गई, इट कोलैप्स। तो इसकी वजह से एक ग्राउंड पर डिप्रेशन बन जाता है और इसको कहते हैं स्किन होल या डोलाइन्स। फिर कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहाँ पर रिवर्स, अंडरग्राउंड कुछ रिवर्स बहती हैं, एंड ये जो रिवर्स हैं बहुत मतलब अट्रैक्ट करती हैं सिटीजन्स को, देखने जाते हैं टूरिस्ट इन्हें। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वो एक अंडरग्राउंड रिवर्स वहाँ पर होती हैं, दे प्रोवाइड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ डेवलप होती है इस रीजन में। और कई बार जो अंडरग्राउंड जो वाटर्स होते हैं दे हैव कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सो इस वजह से लोग यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए भी जाते हैं, रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी जाते हैं। एंड जो अंडरग्राउंड केव्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, उनको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप इस पिक्चर में अब जो देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है स्टालासाइट्स। तो स्टालासाइट्स आप देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर नंबर 2 पे आप देख रहे हैं पिलर्स जो पूरा ऊपर से नीचे तक आए हुए हैं, दे आर होल, पूरे उसमें केव में ऊपर से नीचे तक आए हैं, दे आर द पिलर्स। थर्ड आप देख रहे हैं केव आपको पता है गुफा होती है। उसके बाद फोर्थ आप नंबर 4 पे देख रहे हैं स्टालामाइट्स क्या होते हैं? आप इसमें देखिए जी आ रहा है, स्टालगामाइट्स। तो जी से हमने बोला था ग्राउंड से जो ऊपर जाता है, तो ये फीचर जो है ये ग्राउंड से आप देखिए ऊपर जा रहा है
उसके अलावा आप देख रहे हैं फिफ्थ फीचर लिखा है केव माउथ, दैट इज केव माउथ इज दी जहाँ से पर गुफा का जो माउथ है, जहाँ से गुफा बिगिन होती है, दैट इज कॉल्ड केव। जहाँ से बिगिन होता है उसको हम कहते हैं केव माउथ। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है ऑफ स्किन होल्स। अब स्किन होल्स को डॉलिन्स भी कहते हैं। दे आर द डिप्रेशंस विच आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्राउंड कोलैप्स इनटू एन अंडरग्राउंड कैविटी। तो इसलिए आप देख रहे हैं वैसे गड्ढे गड्ढे से बन रहे हैं। ये क्या है? दीज आर द स्किन होल्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डोलाइन्स। नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक एक करके आप याद करेंगे ऑन डिफरेंट डेज तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। हम कुछ नेचुरल डिजास्टर्स डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लैंडस्लाइड्स डिस्कस करते हैं। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि लैंड का स्लाइड हो जाना इज लैंडस्लाइड, यानी माउंटेन्स या हिल्स की मिट्टी, रॉक्स और डेब्रीज का अचानक नीचे गिर जाना। अब क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नेचुरल रीजन क्या होता है लैंडस्लाइड्स आने का? दैट इज हेवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश होना। जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो पानी सॉइल के अंदर चला जाता है, जो सॉइल तो और फिर जो सॉइल होती है वो हेवी हो जाती है और स्लोप्स वीक पड़ जाते हैं। रिजल्ट होता है पूरा स्लोप नीचे गिर सकता है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, स्टीप स्लोप्स और वेदर्ड रॉक्स भी लैंडस्लाइड्स के रीजंस हैं। अब अगर हम ह्यूमन कॉज कहें, क्योंकि हर डिजास्टर सिर्फ नेचर की वजह से नहीं होता, कभी कभी जो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस भी होते हैं इन डिजास्टर्स के लिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, हिल कटिंग, अनप्लान्ड बिल्डिंग्स। जब हम ट्रीज काटते हैं तो रूट्स सॉइल को होल्ड नहीं कर पाते और लैंडस्लाइड्स का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। यानी डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लैंडस्लाइड्स जो होते हैं, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं इंडिया में, वो हिमालय रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में है, वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी हिल्स में। सो ये जो माउंटेनियस एरियाज हैं, यहाँ हैवी रेनफॉल भी होती है, इसलिए लैंडस्लाइड्स यहाँ पर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अब सवाल है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे कम करा जा सकता है। सो लैंडस्लाइड्स के मिटिगेशन मेजर्स जो हैं, सबसे पहले है अफॉरेस्टेशन, मतलब हमें बहुत सारे ट्रीज को लगाना होगा। दूसरा है रिटेनिंग वॉल्स, तो स्लोप्स में हमें रिटेनिंग वॉल्स बनानी बहुत ज़रूरी है, ये स्लोप्स को सपोर्ट देती हैं। तीसरा है प्रॉपर ड्रेनेज, पानी को स्लोप के अंदर जमा मत होने दीजिए। तो अगर हम ये मिटिगेशन टेक्निक्स अपनाएंगे तो लैंडस्लाइड्स कम हो जाएंगे। अगर हम देखें कि रीसेंट टाइम में इंडिया में जो लैंडस्लाइड्स आए हैं वो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए हैं, जहाँ पर मॉनसून्स के दौरान लैंडस्लाइड्स हुए हैं। ये हमें बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज और अनप्लान्ड डेवलपमेंट डिजास्टर रिस्क को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो हमें ध्यान रखना है नेचर का, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। हम नेक्स्ट जो है नेचुरल डिजास्टर को डिस्कस करते हैं और वो होता है एवलांचेस। अब चलिए
और ऊपर चलते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स की तरफ, तो स्टूडेंट्स एवेंचर्स क्या होते हैं? एवेलेंचर्स जो होते हैं का मतलब है माउंटेन स्लोप्स से स्नो का अचानक नीचे गिरना। इसमें सिर्फ स्नो ही नहीं बल्कि आइस के साथ रॉक्स भी नीचे आ जाते हैं। अब मेन कॉज क्या है एवेंचर्स का? हेवी रेनफॉल, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, अर्थक्वेक्स और कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज भी एडवेंचर्स को लाने का एक कारण बनती हैं, जैसे कि जो स्कीइंग है, जैसे स्कीइंग या ब्लास्टिंग भी एडवेंचर्स ट्रिगर कर सकती है। इंडिया में जो एडवेंचर प्रोन एरियाज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख रीजन है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हिमालयन स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है एवलेंचर्स आते हैं। अब इसकी मिटिगेशन टेक्निक क्या है? इंडिया एवलेंचर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है थ्रू सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स, AI बेस्ड वार्निंग सिस्टम्स और बाय कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल ट्रिगरिंग को यूज़ कर सकता है। बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है और डिफेंस एजेंसीज भी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर एवलेंचर्स का, फॉर एग्जाम्पल इन मार्च 2025 जो है उत्तराखंड में माना बद्रीनाथ एरिया में एक मेजर एवेंचर हुआ था। इसमें माउंटेन टूरिस्ट और ट्रैकिंग, इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर हम माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं या माउंटेन में टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और अगर कुछ वेदर अलर्ट्स हैं तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान केवल हमारा ही होगा। नेक्स्ट डिज़ास्टर जो होता है हिली एरियाज़ में उसको डिस्कस करते हैं। GLOF इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब नाम डिफ़िकल्ट लग सकता है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ग्लेशियर के पास एक लेक बनी होती है और उसके पीछे नेचुरल डैम होता है। अगर वो डैम टूट जाए तो बहुत सारा पानी एक साथ बाहर आ जाता है और इस डिज़ास्टर को कहते हैं GLOF, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसके कॉजेस क्या हैं? रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग, अगर ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इसका बहुत बड़ा एक कॉज है। हेवी रेनफॉल, एवेलेंचेस, अर्थक्वेक्स, ये सब नेचुरल डैम को वीक बना देते हैं और जब डैम टूट जाता है तो नीचे के विलेजेस और टाउन्स में फ्लड आ जाता है, वो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया में जो GLOF प्रोन एरिया है, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वो हिमालयन रीजन में है, स्पेशली सिक्किम में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। अब इसके लिए बचने के लिए मिटिगेशन टेक्निक्स, लेक मॉनिटरिंग है, सैटेलाइट मैपिंग है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, कंट्रोल्ड ड्रेनेज है, ये सब जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के इम्पैक्ट को जो है थोड़ा कम कर सकती हैं। एक रीसेंट एग्जाम्पल है अक्टूबर 2023 में साउथ लाहौट लेक इन सिक्किम में जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था।